अब तक हमने FATEC PLC की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस में ये लर्न किया कि किस तरह से हम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप कर सकते हैं यूजिंग बिट लॉजिक और यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन कि किस तरह से हम बिट्स को सेट और रीसेट करके या पोर्ट पर वर्ड मूव करवा कर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमने लैचेस को स्टडी किया और हमने 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को स्टडी किया। इसमें हमने बहुत सारी लॉजिक्स अपनी इसी इंडिकेटर बॉक्स पे लर्न की कि हम किस तरह से अपनी PLC की लॉजिक्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें टाइमर्स को हमने स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया पोर्ट इंटरप्ट्स को, टाइमिंग इंटरप्ट्स को कि किस तरह से हम टाइमिंग इंटरप्ट्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हम पोर्ट इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे इस बोर्ड पर जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। 7 सेगमेंट को हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे काउंटर्स को रन कर सकते हैं, लेकिन हमने इन एक्चुअल काउंटर्स को रन नहीं किया बल्कि एक रजिस्टर को इंक्रीमेंट करके इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवाया था। वो भी हम देख लेंगे कि हम किस तरह से काउंटर्स को यूज़ करते हुए इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हैं एनालॉग रीड है, एनालॉग राइट है, इसी तरह से ये RC रिमोट कंट्रोल सर्वो मोटर्स हैं। फिर इसके बाद ये DC मोटर है और इस DC मोटर को हम ड्राइव करेंगे इस एज ब्रिज ड्राइवर से। और राइट हैंड पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक स्टेपर मोटर कनेक्टेड है और इस स्टेपर मोटर को भी हम ड्राइव करेंगे इस एज ब्रिज से। और इसी तरह से ये जो हमारे पास थंब व्हील स्विचेस हैं इनको किस तरह से इंटरफेस करना है, ये किस तरह से हमें आउटपुट देते हैं और हम इसे किस तरह से PLC से इंटरफेस कर सकते हैं। ये जो PWM कंट्रोलर है बेसिकली ये हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो ट्रायंगुलर पल्सेस हैं उसकी जो नेचर है वो कंपैटिबल नहीं है 0 to 10 वोल्ट से, लिहाजा हम इस पोर्शन को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ जो ये PWM कंट्रोलर है इस ट्रेनर का, इस पे एक ऑप एम्प सिंबल बना है जिसकी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। एक इनपुट पर एनालॉग वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं और दूसरी इनपुट पर इंटरनली ट्रायंगुलर वेव जनरेट की गई है और इसकी एक आउटपुट PWM आउटपुट है। तो हम ये देखते हैं कि ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एनालॉग वोल्टेज अप्लाई करके इसकी PWM को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी PWM की नेचर एक्टिव लो है या एक्टिव हाई है। इसका मतलब ये है कि अगर एनालॉग इनपुट वोल्टेजेस लो होंगे तो पल्स की रेट मैक्सिमम होगी और अगर एनालॉग वोल्टेजेस हाई होंगे यानी ट्रायंगुलर वेव की पीक के बराबर होंगे तो पल्स विड्थ मिनिमम होगी। तो आइए हम ऑसिलोस्कोप पे चेक करते हैं कि इस ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है। यहाँ भी देख सकते हैं कि इस ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी 135 हर्ट्ज है और इसका जो मिनिमम वोल्टेज लेवल है वो 1.5 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज लेवल 3 वोल्ट है। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमने कितने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं जिसपे कि पल्स विड्थ मैक्सिमम है यानी ऑन पीरियड मैक्सिमम है और ऑफ पीरियड मिनिमम है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने इस वेरिएबल रजिस्टर से जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो हैं 1.934 वोल्ट्स, जिसपे कि जो पल्स विड्थ है ये मैक्सिमम है यानी ऑन पीरियड मैक्सिमम है और ऑफ पीरियड मिनिमम है। अब हम एनालॉग इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पल्स विड्थ कब हमारी मिनिमम होती है। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि पल्स विड्थ मिनिमम हो गई यानी ऑन पीरियड मिनिमम है और ऑफ पीरियड मैक्सिमम है। अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमने कितने वोल्टेज अप्लाई किए हैं और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वो 3.414 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस PWM कंट्रोलर की जो PWM की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है वो डिपेंड करती है या वेरी करती है फ्रॉम 1.9 वोल्ट टू 3.419 वोल्ट्स। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि पल्स विड्थ किस वोल्टेज पे मैक्सिमम होती है। और यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त पल्स विड्थ मैक्सिमम है और यहाँ वोल्ट मीटर पे हम देख सकते हैं कि इसके लिए हमने जो वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं वो हैं 1.923 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर इस कंट्रोलर पर मिनिमम 1.9 वोल्ट्स अप्लाई किए जाएं तो पल्स विड्थ मैक्सिमम होगी और अगर वोल्टेज बढ़ाकर 3.4 वोल्ट्स कर दिए जाएं तो पल्स विड्थ मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट की लॉजिक है वो एक्टिव लो है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज कम करने से पल्स विड्थ बढ़ती है और वोल्टेज बढ़ाने से पल्स विड्थ कम होती है। तो सर्वो के सेक्शन को स्टडी करने के लिए स्पेशली जो RC सर्वो है प्लस DC मोटर कंट्रोल है, इसको स्टडी करने के लिए हमने इस इंडिकेटर बॉक्स के अंदर एक स्पेशल सर्किट इंस्टॉल किया है जिससे कि हम
आरसी सर्वो कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे और डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, एनालॉग रीड करेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे स्टेपर मोटर कंट्रोल का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो सर्किट इस इंडिकेटर बॉक्स में इंस्टॉल किया है वो क्या है और उसकी क्या वजह है बेसिकली, और क्यों हमको ये सर्किट डेवलप करना पड़ा, इस आरसी सर्वो मोटर को चलाने के लिए एक स्पेशल सर्किट क्यों डेवलप करना पड़ा। और क्योंकि पीएलसी में ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो इस आरसी सर्वो मोटर को 0 से लेके 180 डिग्री तक, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 0 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है 180 डिग्री, तो पीएलसी में ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल मॉड्यूल यूज़ करना पड़े तब शायद हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 1 मिली सेकेंड और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग अ PWM वो है 32,767। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि जो आरसी सर्वो मोटर कंट्रोल है उसकी जो कंट्रोल पल्सेज हैं उनकी नेचर क्या है। जो आरसी सर्वो मोटर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो है 50 हर्ट्ज, यानी जो टाइम पीरियड है इसका वो 20 मिली सेकेंड होना चाहिए और जो पल्स की विड्थ है वो है 1 मिली सेकेंड से लेकर 2 मिली सेकेंड तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करें जो कि 50 हर्ट्ज की हो, जिसका कि टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड हो और उसकी विड्थ अगर हम 1 मिली सेकेंड सेट करें, यानी ऑन पीरियड अगर हम 1 मिली सेकेंड सेट करें, तो इसका मतलब ये है कि आरसी सर्वो मोटर जो ये हमारी सर्वो मोटर है वो 0 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह से अगर हम इस ऑन पीरियड को चेंज करके 2 मिली सेकेंड पर ले जाएं तो हमारी आरसी सर्वो मोटर 180 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगी। तो अब अगर हम देखते हैं कि 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड का डिफरेंस 1 मिली सेकेंड है और इसमें हमें 180 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करना है, रेडियल डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हम 1 मिली सेकेंड को डिवाइड करें 180 डिग्री से तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 5.55 माइक्रो सेकेंड्स, जो कि पीएलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीएलसी का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो है 1 मिली सेकेंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मिली सेकेंड करस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री एंड 2 मिली सेकेंड करस्पॉन्ड टू 180 डिग्री। ये जो टाइम हमारे पास आया, ग्रेजुएशन आई है टू कंट्रोल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, ये पीएलसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 5.55 माइक्रो सेकेंड्स की ग्रेजुएशन से ये इस मोटर को कंट्रोल कर सके, क्योंकि जो पीएलसी में पीडब्ल्यूएम का सेक्शन है उस पीडब्ल्यूएम में जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 1 मिली सेकेंड है, जिसे हम टोटल टाइम पीरियड कह लें या ऑन टाइम पीरियड कह लें। दोनों टाइम पीरियड 1 से लेके 32,767 तक वेरी किए जा सकते हैं। तो मिनिमम टाइम पीरियड क्योंकि 1 मिली सेकेंड है, लिहाजा हम इसके ऑन पीरियड को या तो 1 मिली सेकेंड कर सकते हैं या 2 मिली सेकेंड कर सकते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड को हम 1 मिली सेकेंड रखते हैं तो मोटर 0 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह से अगर हम चेंज करते हैं इसे 2 मिली सेकेंड पे तो हमारी मोटर विद इन नो टाइम 180 डिग्री पर पहुंच जाएगी, यानी जो रेडियल डिस्टेंस कवर करेगी मोटर 2 मिली सेकेंड पर वो 0 से लेके 180 डिग्री तक होगा। जो 0 और 180 डिग्री के दरमियान जितनी भी डिग्रीज हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस पीएलसी से, क्योंकि इसका मिनिमम टाइम 1 मिली सेकेंड है और मैक्सिमम टाइम 32,767 है। और जो पीडब्ल्यूएम हम जनरेट कर सकते हैं फॉर दिस डीसी मोटर, ये जो डीसी मोटर हमारे पास लगी है इसके लिए हमें पीडब्ल्यूएम रिक्वायर्ड है। तो इस पीडब्ल्यूएम के लिए भी अगर हम इसको 10 स्टेप में कंट्रोल करना चाहें, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि मिनिमम ऑन पीरियड 1 मिली सेकेंड है, तो पीएलसी के पीडब्ल्यूएम फंक्शन में हम इसका टीओ टोटल टाइम सेट करेंगे 10 मिली सेकेंड, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, और जो ऑन पीरियड है टीपी उसको हम वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 मिली सेकेंड टू 10 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब है सिर्फ 10 स्टेप्स में हम मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है इस डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, लिहाजा हमने एक सर्किट डेवलप किया है और उसको इस इंडिकेटर बॉक्स में हमने इंस्टॉल किया है। पहले हम देखते हैं कि वो सर्किट क्या है और उस सर्किट से हम किस तरह से इस आरसी सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं और इस डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस सर्किट को स्टडी करते हैं। यहाँ हमारे पास हमने एक आर्डिनो नैनो से एक सर्किट डेवलप किया है जो कि 2 टाइप की पल्सेस जनरेट कर रहा है। एक जनरेट कर रहा है आरसी सर्वो मोटर के लिए और दूसरे टाइप की पल्सेस हैं वो पीडब्ल्यूएम है जो कि डीसी मोटर के लिए जनरेट कर रहा है वो। और इस सर्किट की जो एनालॉग इनपुट है वो है एनालॉग इनपुट 0 पर, जो कि 0 से 10 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल सिग्नल फ्रॉम पीएलसी, और उसको हमने इंटरनली अटेनुएट किया है 0 टू 5 वोल्ट में, क्योंकि आर्डिनो नैनो 0 से लेके 5 वोल्ट तक एनालॉग सिग्नल के तौर पर एक्सेप्ट करता है। लिहाजा हमने 10 वोल्ट्स को डिवाइड करके 2 रजिस्टर के थ्रू 5.1K एंड 5.1K से इसको डिवाइड कर लिया। जब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज इसकी पिन नंबर 1 पे 10 वोल्ट होंगी तो इसकी जो एनालॉग पिन है एनालॉग इनपुट 0 उस पर 5 वोल्ट होंगे, और इस तरह से ये जनरेट करेगा मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर सर्वो मोटर दैट इज 2 मिली सेकेंड,
और जब ये वोल्टेजेस जीरो होंगे तो जो टाइम पीरियड सर्वो के लिए जनरेट करेगा वो है 1 मिली सेकेंड। इसी तरह से हमने आर्डिनो नैनो को यूज़ करते हुए इसमें एक प्रोग्राम बर्न किया है जो कि PWM सिग्नल जनरेट कर रहा है फॉर DC मोटर। और अब हम इस सर्किट के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि सर्किट किस तरह काम करता है। फिर इसे इंटरफेस करके RC सर्वो मोटर को ड्राइव करेंगे और उसके साथ साथ DC मोटर को भी ड्राइव करेंगे। और क्योंकि इस RC सर्वो मोटर की जो इनपुट है वो है पल्स के फॉर्म में, जो कि हमारा सर्किट जनरेट करेगा, और जो हमारे पास DC मोटर है उसको चलाने के लिए हमें जो वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं इसको कंट्रोल करने के लिए वो सारे 5 वोल्ट्स पर हैं। यानी कि जो भी हमें इस DC मोटर की PWM देनी है वो भी 5 वोल्ट की PWM देनी है और वो हम अप्लाई करेंगे इसके कंट्रोल 1 पे। इसमें जो ड्राइवर मौजूद है एच ब्रिज ड्राइवर वो है L298, जिसमें कि 2 एच ब्रिज हैं। DC मोटर चलाने के लिए हम एक एच ब्रिज यूज़ करेंगे और स्टेपर मोटर को ड्राइव करने के लिए हम दोनों इंटरनल एच ब्रिज को यूज़ करेंगे। लिहाजा जब हम DC मोटर को रन करेंगे तो उसके एक कंट्रोल जो इनपुट है इनपुट 1 इस पर PWM देंगे और A और B इनपुट जो हैं ये डायरेक्शन कंट्रोल के लिए हैं। यानी अगर A हाई होगा और B लो होगा तो DC मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह से अगर A लो होगा और B हाई होगा तो DC मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम DC मोटर को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमें 5 वोल्ट की पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। जितना भी सर्वो कंट्रोल है जिसमें हमारे पास स्टेपर मोटर है और DC मोटर है इस एच ब्रिज को ड्राइव करने के लिए उसकी इनपुट 5 वोल्ट है। लिहाजा जो PLC के कॉमन पॉइंट्स हैं उनको हम चेंज करेंगे 24 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट पर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इसे 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर गलती से भी 24 वोल्ट अप्लाई कर दिए तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एच ब्रिज डैमेज हो जाए और आपके दोनों सेक्शन, जो DC मोटर का सेक्शन है और जो स्टेपर मोटर का सेक्शन है, दोनों काम नहीं कर सकते फिर। लिहाजा सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं 24 वोल्ट से 5 वोल्ट पे। ये हमने कन्वर्ट कर दिया और हम देखते हैं कि हमने जो इंडिकेटर बॉक्स के अंदर सर्किट इंस्टॉल किया है उसे जो रिक्वायर्ड है वोल्टेजेस +12 वोल्ट जो कि हम यहाँ से देंगे। हमारे पास +12 वोल्ट हैं वो हम यहाँ से दे देंगे। ग्राउंड अवेलेबल है वो ग्राउंड यहाँ से अप्लाई कर देंगे और इसमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है एनालॉग इनपुट सिग्नल जो कि हम PLC से आउट करेंगे तो वो यहाँ आउट होगा V आउट 0 पे और उसको हम अप्लाई कर देंगे इसके एनालॉग इनपुट पे। इस तरह से ये कंट्रोल करेगा इस सर्वो मोटर को भी और साइमल्टेनियसली DC मोटर की PWM को भी ये कंट्रोल कर सकता है। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है SS स्टैंड्स फॉर सर्वो और इसका मतलब ये कि जो आउटपुट सिग्नल सर्वो के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ से जनरेट होगा और यहाँ पर सर्वो की पल्स आ जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा है P, इसका मतलब है PWM, जो PWM में जनरेट करेगा, इसका मतलब PWM आउटपुट, और वो PWM आउटपुट हम लेंगे इस DC मोटर को ड्राइव करने के लिए। तो अब हम इस प्रोटेस में इस आर्डिनो नैनो के सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। इसको हम रन करते हैं। ये इसे हमने रन कर दिया और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त इनपुट वोल्टेजेस हैं वो 0 हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 0.02। लिहाजा जो ये पल्स विड्थ है यहाँ पे हमें नजर आ रही है चैनल 1 पे, इसको अगर हम देखें तो तकरीबन ये 1.5 मिली सेकेंड की पल्स विड्थ है। अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं सिग्नल को फ्रॉम 0 से 5 वोल्ट कर देते हैं इसे इनपुट पे, तो हम देख सकते हैं कि ये पल्स पीरियड भी वेरी हो रहा है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को देखें तो जो सर्वो कंट्रोल के लिए सिग्नल है उसका जो ड्यूरेशन है वो 20 मिली सेकेंड है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और यहाँ पर जो नीचे हमारे पास चैनल B है इस पे PWM सिग्नल है। हम यहाँ देख सकते हैं कि PWM सिग्नल की वेट भी बढ़ रही है। इस तरह से अगर हम इसे मजीद इंक्रीज करें तो हम देख सकते हैं कि ये पल्स भी बढ़ रही है जो कि सर्वो के लिए है। और इस वक्त क्योंकि 5.3 वोल्ट हैं लिहाजा PWM का सिग्नल 50% हो गया है। और यहाँ पर थर्ड चैनल पे हमें नज़र आ रहा है एक सिग्नल ऑन ऑफ होते हुए जो कि इस लैंप पे हमने अप्लाई किया है और जो ये बताएगा कि ये जो बॉक्स है ये पावर ऑन हो गया है और ये ब्लिंक करेगा। इसको हम अभी देख लेते हैं। और अगर हम इसे ले जाएं मैक्सिमम इनपुट पे 10 वोल्ट पर तो हम यहाँ देख सकते हैं कि PWM की विड्थ मैक्सिमम हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो है 3 किलोहर्ट्ज़। और अब जो ऑन टाइम हमारे पास हो गया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2 मिली सेकेंड के करीब ये पल्स आ गई है। अब हम इसे मजीद ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये टाइम पीरियड और बढ़ गया और इसी तरह से जो PWM सिग्नल है वो मैक्सिमम 100% हो गया और मोटर की स्पीड मैक्सिमम हो गई। तो ये सर्किट हमने डेवलप करके इस बॉक्स में इंस्टॉल किया। हम देखेंगे इसको पावर अप करके कि ये बॉक्स हमें किस तरह हेल्प आउट करता है RC सर्वो मोटर को कंट्रोल करने में और DC मोटर को कंट्रोल करने में। तो अब सबसे पहले हम इस इंडिकेटर बॉक्स की जो पावर सप्लाई है V पॉजिटिव और ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद इस पे एनालॉग सिग्नल अप्लाई करके इसकी जो सर्वो पल्स है वो यहाँ RC सर्वो मोटर पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल में वेरी करेंगे। फिलहाल हम सिग्नल PLC से जनरेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 एनालॉग सोर्सेज हैं जो कि -10 से लेकर +10 वोल्ट तक
डीसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा हम 0 से लेके 10 वोल्ट तक सिग्नल यहाँ अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या सर्वो मोटर मूव करती है। 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करती है इस सर्वो सिग्नल से। और उसके बाद इसी तरह से हम यहाँ से PWM जनरेट करेंगे और इस PWM को अप्लाई करेंगे इस डीसी मोटर पे। उसके बाद फिर हम इस PLC से एनालॉग सिग्नल जनरेट करेंगे और इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। यानी जो हम PLC से सिग्नल जनरेट करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे इस इंडिकेटर बॉक्स पे एज एनालॉग इनपुट। और इससे जो दो सिग्नल्स आउट होंगे, एक सर्वो कंट्रोल के लिए और एक डीसी मोटर कंट्रोल के लिए, वो हम फिर अप्लाई करेंगे सर्वो पर और डीसी कंट्रोल पर। तो सबसे पहले हम पावर अप करते हैं इस बॉक्स को और सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड सिग्नल को इस इंडिकेटर बॉक्स के साथ। यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड सिग्नल। अब हम कनेक्ट करेंगे +12 वोल्ट्स। पहले हम यहाँ कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव वोल्ट्स और इसके बाद अप्लाई करते हैं इस पर +12 वोल्ट। अगर हम इस पर 24 वोल्ट भी अप्लाई कर दें तब भी ये सर्किट काम करेगा। अगर +12 वोल्ट अप्लाई कर दें तब भी ये सर्किट काम करेगा। इसमें जो सर्किट है वो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के साथ है। अगर हम पोलैरिटी रिवर्स भी कर दें तो इंटरनल सर्किट डैमेज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम एनालॉग में पॉजिटिव वोल्टेज के बजाय नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें तब भी इंटरनल सर्किट प्रोटेक्टेड है। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं +12 वोल्ट्स। यहाँ भी पॉजिटिव में हमने रेड वायर कनेक्ट की है और इस रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे +12 वोल्ट से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा इंटरनल सर्किट पावर अप हो गया और ये लाइट ब्लिंक करने लगी। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल सर्किट हमने इसमें इंस्टॉल किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अब हम अप्लाई करते हैं एनालॉग सिग्नल 0 to 10 वोल्ट इसकी इनपुट पे, जहाँ पे एनालॉग लिखा हुआ है A। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है A, उसके बाद S, उसके बाद P। S का जो सिग्नल है वो हम अप्लाई करेंगे RC सर्वो मोटर पे। तो सबसे पहले हम एनालॉग वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। इसे आपने बहुत ज़्यादा फोर्स से टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ ये पिन डैमेज हो सकती है, क्योंकि ये पिन्स जो हैं बड़ी स्पेशल पिन्स हैं और काफ़ी कॉस्टली पिन हैं। लिहाजा एहतियात से इसे कनेक्ट कीजिएगा और बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये पिन बैंड हो सकती है और बाद में ये पिन फिर यूजेबल नहीं होगी इस ट्रेनर के लिए। अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर एनालॉग सोर्स 1 जो है इसकी आउटपुट को, ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब इससे जो सर्वो सिग्नल जनरेट होगा वो अप्लाई करेंगे इस सर्वो मोटर पे। और अब हम इसका सेकेंड एंड कनेक्ट करेंगे इस सर्वो पल्स पे। हम यहाँ देख सकते हैं इस वक्त सर्वो मोटर का जो पॉइंटर है वो 60 डिग्री पर शिफ्ट कर गया है। अगर हम इस एनालॉग को कम करें तो ये मिनिमम पल्स विड्थ है जिस पे 60 डिग्री है, इसे हम और चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री तक मूव कर गया। और इसे हम 0 करें तो ये पल्स चेंज हो गई। यहाँ मिनिमम 60 डिग्री पर पल्स आ गई, क्योंकि पल्स विड्थ एग्जैक्टली 1 मिली सेकेंड नहीं है बल्कि 1.5 मिली सेकेंड है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो सिग्नल हमने जनरेट किया है, जो ये मोटर है, उसके लिहाज से जो मिनिमम सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा है। लिहाजा ये मोटर इस वक्त 60 डिग्री पर है। अगर हम इसको 0 भी कर दें, क्योंकि पल्स की विड्थ हमारी 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, लिहाजा जो मिनिमम ऑफसेट इसमें है वो है 60 डिग्री का। और इसको हम बढ़ा सकते हैं। और इसको हम मज़ीद बेटर कर लेंगे, इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हम पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस RC सर्वो मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम कंट्रोल करते हैं इस DC मोटर की स्पीड को और देखते हैं कि जो PWM सिग्नल जनरेट हो रहा है उससे हम किस तरह से इस DC मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एज ब्रिज की इनपुट्स जो कि A और B हैं उसे कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट से। हम A को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट से और B को कनेक्ट करेंगे 0 से। और हम अप्लाई करेंगे उस PWM सिग्नल को जो हमारा ये इंडिकेटर बॉक्स जनरेट कर रहा है, उससे हम कंट्रोल 1 पे PWM सिग्नल कनेक्ट करेंगे और फिर उस PWM सिग्नल को हम वेरी करेंगे इस एनालॉग सोर्स से।
और हम ये देखेंगे कि किस तरह से डीसी मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे ए को ग्राउंड से और बी को +5 वोल्ट से। तो पहले हम 2 वायर्स लेते हैं और ए को कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से और बी को कनेक्ट करते हैं 0 वोल्ट से। और यहाँ हमने ए को कनेक्ट कर दिया +5 वोल्ट से। यहाँ हमारे पास +5 वोल्ट अवेलेबल हैं। और बी को कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से ताकि ये डीसी मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट कर सके। ये बी को हमने कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। अब हम कंट्रोल 1 पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल अप्लाई करेंगे जो कि हम जनरेट कर रहे हैं इस कंट्रोल बॉक्स से। और अब हम इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल को कनेक्ट करेंगे इस कंट्रोल 1 से, कंट्रोल इनपुट 1 से, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। और इसी तरह से हम W को कनेक्ट करेंगे इस V नेगेटिव से और X को कनेक्ट करेंगे इस V पॉजिटिव से। पहले हम कनेक्ट करेंगे मोटर को। ये हमारे पास V नेगेटिव है, इसे कनेक्ट कर देंगे W से। ये V पॉजिटिव है, इसे कनेक्ट कर देंगे X से। अब हम वेरी करेंगे एनालॉग वोल्टेजेस को। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली सर्वो मोटर की पोजीशन और डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो रही है। अब हम इसे मिनिमम करते हैं सिग्नल को। और हम देख सकते हैं कि यहाँ एच बेस ड्राइवर पे हमने ए को कनेक्ट किया +5 वोल्ट से और बी को कनेक्ट किया ग्राउंड से। और हम देख सकते हैं कि मोटर की डायरेक्शन और यहाँ हम देख सकते हैं कि मोटर की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है। अब हम कनेक्ट करेंगे ए को ग्राउंड से और बी को +5 वोल्ट से। फिर हम देखेंगे कि मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और हम स्पीड करते हैं 0। ये हमारे पास ए कंट्रोल सिग्नल है, इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। बी को कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट पर और ए को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड पर। अब हम स्पीड को वेरी करते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारी मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई है। इस सिग्नल को मजीद इंक्रीज करते हैं। मोटर की स्पीड मजीद बढ़ गई, हम इसे और बढ़ा सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमने किस तरह से एक और सर्किट से हेल्प लेकर इस आरसी सर्वो मोटर को कंट्रोल किया और इसी तरह से हमने डीसी मोटर को कंट्रोल किया। इस ऑफसेट को हम प्रोग्रामिंग के जरिए मजीद रिमूव कर सकते हैं और जो सर्किट हमने इस इंडिकेटर बॉक्स में इंस्टॉल किया है उसकी प्रोग्रामिंग को हम मॉडिफाई करके इसे मैच करवा सकते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज 0 हो तो हमारी पल्स की विड्थ 1 मिलीसेकंड हो और जब इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट हो तो पल्स की विड्थ 2 मिलीसेकंड हो। इसे हम प्रोग्रामिंग के जरिए मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि आर्डिनो में ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम अपनी मर्जी से इस पल्स की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं। तो इसे हम कैलिब्रेट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सर्किट को हमने यूज़ किया था और हम देखते हैं कि हम किस तरह से पीएलसी से कंट्रोल कर सकते हैं इस डीसी मोटर को, यानी जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस एनालॉग वोल्टेज से जो कि बिल्ट इन -10 टू +10 वोल्ट की सोर्स है, उससे हमने कंट्रोल किया है। अब यही सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं पीएलसी से और पीएलसी से जनरेट करके भी मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीएलसी के चारों कॉमन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है 5 वोल्ट से। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी डिजिटल आउटपुट को कंट्रोल करेंगे तो उसकी वैल्यू 5 वोल्ट होगी या 0 होगी। लेकिन अगर हम कॉमन को कनेक्ट कर दें 24 वोल्ट पे तो फिर तमाम पीएलसी की आउटपुट जो कि Y0 से लेकर Y9 तक हैं वो आउट करेंगी 0 या 24 वोल्ट। और इन सर्किट्स को रन करने के लिए हमें रिक्वायर्स हैं कंट्रोल वोल्टेजेस 5 वोल्ट्स, लिहाजा हमने पीएलसी के तमाम कॉमन्स को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इस एनालॉग कंट्रोल को जो हमने इस एनालॉग सोर्स से कनेक्ट किया था इसे रिमूव करके पीएलसी की आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया और जो एचबीसी कंट्रोल इनपुट्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे Y0 और Y1 पे।
और ये जो PWM का कंट्रोल सिग्नल है वो हम इसी इंडिकेटर बॉक्स से लेंगे, क्योंकि हाई स्पीड PWM का सिग्नल हम इस PLC से जनरेट नहीं कर सकते। इस वक्त जो मॉड्यूल हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो है एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का, जिसमें 2 एनालॉग इनपुट्स हैं और 1 एनालॉग आउटपुट है। लिहाजा हम इसी मॉड्यूल से एनालॉग वोल्टेज जनरेट करेंगे और इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे और इसके डायरेक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं कि हम किस तरह से डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और डीसी मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे इन मोमेंटरी स्विचेस की मदद से, यानी अगर हम स्विच 1 को प्रेस करें तो मोटर की स्पीड इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर हम स्विच 2 को प्रेस करेंगे तो मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी। और मोटर की डायरेक्शन को हम कंट्रोल करेंगे स्विच 3 और स्विच 4 से, यानी अगर हम स्विच 3 को प्रेस करेंगे तो मोटर क्लॉकवाइज चलेगी या काउंटर क्लॉकवाइज चलेगी। इसी तरह से जब हम स्विच 4 को प्रेस करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं और किस तरह से एनालॉग वोल्टेज को आउट कर सकते हैं। फेडक PLC के रजिस्टर्स को अगर हम स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के रजिस्टर्स हैं जो कि 0 to 10 वोल्ट एक्सेप्ट करते हैं और 0 to 10 वोल्ट जनरेट करते हैं, यानी इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मौजूद है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मौजूद है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास जो मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है इसमें 2 एनालॉग इनपुट्स हैं और 1 एनालॉग आउटपुट है। लिहाजा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनालॉग 0 इनपुट रजिस्टर का जो एड्रेस है वो है D4072, जो कि 32 बिट रजिस्टर है और जिसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर 16380 तक। इसी तरह से एनालॉग 1 इनपुट के लिए जो रजिस्टर है वो DA4073, ये भी 32 बिट का रजिस्टर है और इसकी भी रेंज वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 16380। इसी तरह से एनालॉग 0 का जो आउटपुट रजिस्टर है वो है D4076, ये भी 32 बिट का रजिस्टर है। यानी अगर हम इसे वैल्यू असाइन करें 16380 तो जो आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होंगे जो कि यहाँ पर एनालॉग आउटपुट है वो होंगे 0 to 10 वोल्ट। तो आइए हम देखते हैं कि हम रजिस्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हम इन स्विचेस को यूज़ करेंगे मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, मोटर की स्पीड को कम करने के लिए, और इसी तरह से मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम 2 स्विचेस यूज़ करेंगे जो कि स्विच 3 और स्विच 4 है। और अब हम स्टार्ट करते हैं विनप्रो लैडर और यहाँ पे डेवलप करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का हम नाम असाइन करेंगे एनालॉग कंट्रोल। एडिट FBS सीरीज 24 पॉइंट्स, मॉडल MA, ओके, कैलेंडर ओके। तो अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जो हम बिट यूज करेंगे वो है इनिशियलाइजेशन बिट और यहाँ प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1924 और इस बिट को हम नेम असाइन करेंगे इनिशियलाइजेशन बिट INI बिट, ओके। अब हम इनिशियलाइजेशन सेक्शन में रीसेट करेंगे M0 को जो कि डायरेक्शन के बिट है और अब हम यहाँ प्रेस करेंगे R रीसेट कॉइल और यहाँ लिखेंगे M0 और इसे हम कहेंगे डायरेक्शन बिट, ओके। इनिशियलाइजेशन में हमने डायरेक्शन बिट को रीसेट कर दिया। अगर ये बिट 0 होगी तो मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अगर ये बिट 1 होगी तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और इनिशियलाइजेशन में हम एनालॉग आउटपुट पर 0 मूव करवाएंगे, लिहाजा हम एनालॉग आउटपुट रजिस्टर D4076 में 0 मूव करवाएंगे और यहाँ से एक ब्रांच लेंगे V और यहाँ पे हम यूज करेंगे फंक्शन मूव का और यहाँ पे हम असाइन करेंगे 0 वैल्यू और यहाँ पे हम असाइन करेंगे रजिस्टर का एड्रेस D4076, ओके। D4076 को हम नेम भी असाइन कर सकते हैं यहाँ से एनालॉग आउटपुट, ओके। और अब हम कॉल करेंगे एक इंटरप्ट जो कि 1 मिलीसेकंड की इंटरप्ट है, लिहाजा लैडर डायग्राम में जाकर यहाँ सब प्रोग्राम में सब यूनिट का नाम हम चेंज करेंगे, रीनेम, और यहाँ हम लिखेंगे 1 MSI 1 मिलीसेकंड इंटरप्ट और यहाँ इस सब रूटीन में से लेबल साइन करेंगे फंक्शन LBL और इसका नेम असाइन करेंगे 1 MSI, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं रजिस्टर R4162 जो कि इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है, इसमें हम मूव करवाएंगे 0 और R1462 में हम मूव करवाएंगे 0 ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन सेगमेंट
और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे V, और यहाँ से कॉपी करेंगे मूव की कमांड, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इस लिंक को हम कनेक्ट करेंगे इस एरो से, और यहाँ पे इस रजिस्टर का एड्रेस चेंज करेंगे R4162। इसका मतलब ये है हमने तमाम टाइमिंग इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया। ओके, अब हम रूटीन लिखेंगे 1 MSI, यानी आफ्टर एवरी 1 मिलीसेकंड हम क्या इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे पहले इनपुट को, जो कि X0 है, इंक्रीमेंट इनपुट। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे X0 और इसे हम कहेंगे इंक्रीमेंट स्विच। यानी अगर X0 प्रेस हो तो रजिस्टर को हम इंक्रीमेंट करवाएंगे, और हम यहाँ प्रेस करेंगे F, फंक्शन INC, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम रजिस्टर असाइन करेंगे D0 को, जो कि 32 बिट का रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम X0 को प्रेस करेंगे तो आफ्टर एवरी 1 मिलीसेकंड D0 इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक कंडीशन इंपोज करेंगे कि अगर D0 की वैल्यू 16380 से कम है तब ये इंक्रीमेंट करे, अदरवाइज ये इंक्रीमेंट ना करे। लिहाजा यहाँ पर एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे, फंक्शन है लेस देन, यानी अगर D0 लेस देन हो 16380 से तब D0 इंक्रीमेंट करे। इसी तरह से अगर हम X1 को प्रेस करें, जो कि डिक्रीमेंट स्विच है, और यहां पर हम एक कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर D0 की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो डिक्रीमेंट करे। लिहाजा यहां पर प्रेस करेंगे F और यहां फंक्शन असाइन करेंगे ग्रेटर देन, यानी अगर D0 0 से बड़ा हो तो यहां पर एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे डिक्रीमेंट का, D0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम X0 को प्रेस करेंगे तो D0 की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, और कंडीशन ये है कि D0 की वैल्यू 16380 से छोटी हो। इसी तरह से अगर हम X1 को प्रेस करेंगे तो D0 डिक्रीमेंट करेगा, बशर्ते है कि D0 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और D0 की वैल्यू को हम आउट करेंगे एनालॉग रजिस्टर पर। लिहाजा यहाँ पे यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शन मूव की, और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर इनिशियलाइजेशन फ्लैग M19420 हो, लिहाजा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट B और यहाँ लिखेंगे M1924। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव की, फंक्शन मूव, और यहाँ पे हम सोर्स असाइन करेंगे D0, और यहाँ हम देख सकते हैं एनालॉग आउटपुट का रजिस्टर है D4076, और यहाँ डेस्टिनेशन में हम असाइन करेंगे D4076। ओके, और अब हम इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन से रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे असाइन करेंगे फंक्शन RTI, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, अब हम सिलेक्ट करेंगे मेन यूनिट, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आउटपुट कंट्रोल, यानी Y0 को हम इनिशियली 1 करेंगे और Y1 को 0 रखेंगे। तो यहाँ इनिशियलाइजेशन सेगमेंट में हम Y0 को सेट करेंगे और Y1 को रीसेट करेंगे। लिहाजा यहाँ प्रेस करेंगे V, और यहाँ यूज करेंगे आउटपुट E सेट Y0, और इसे हम कहेंगे डायरेक्शन बिट 1, और रीसेट करेंगे Y1 को, अगेन प्रेस करेंगे V, और यहाँ यूज करेंगे आउटपुट कॉइल R, और यहाँ लिखेंगे Y1 डायरेक्शन बिट 2, ओके। अब हम चेक करेंगे थर्ड स्विच को, जो कि कनेक्टेड है X2 पे, और यहाँ प्रेस करेंगे A, X2 DIR CW, और सिलेक्ट करेंगे राइजिंग एज,
और इस कंडीशन में हम सेट करेंगे y0 को और रीसेट करेंगे y1 को। लिहाजा यहाँ प्रेस करेंगे E और यहाँ लिखेंगे y0। अब यहाँ से एक ब्रांच कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे रीसेट कॉइल R y1। ओके, और इसी तरह से हम चेक करेंगे फोर्थ स्विच को जो कि कनेक्टेड है X3 पे, और यहाँ प्रेस करेंगे A, X3 राइजिंग एज। ओके, X2 को हम असाइन करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल 1, और X3 को हमने असाइन करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल 2। अब इस कंडीशन में हम y0 को रीसेट करेंगे और y1 को सेट करेंगे। लिहाजा यहाँ कनेक्ट करेंगे रीसेट कॉइल R से और यहाँ एड्रेस असाइन करेंगे y0। अब यहाँ से एक ब्रांच कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे एक सेट कॉइल E से और यहाँ एड्रेस असाइन करेंगे y1। तो अगर हम X2 को प्रेस करेंगे तो y0 सेट होगा और y1 रीसेट होगा। अगर हम X3 को प्रेस करेंगे तो इसकी राइजिंग एज पे y0 रीसेट हो जाएगा और y1 सेट हो जाएगा। इस तरह से मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इस सब रूटीन में अगर हम X को प्रेस करेंगे तो आफ्टर एवरी 1 मिलीसेकंड D0 की वैल्यू इंक्रीज होगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी 16,380। और 16,380 वैल्यू का मतलब ये है कि जब हम इस नंबर को आउट करेंगे एनालॉग आउटपुट रजिस्टर पे तो आउटपुट पे जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो 10 वोल्ट होंगे, यानी 0 to 10 वोल्ट हम कंट्रोल करेंगे X0 से। जब हम X0 को प्रेस करेंगे तो D0 की वैल्यू 0 से लेके 16,380 तक वेरी करेगी। इसी तरह से अगर हम X1 को प्रेस करेंगे तो D0 की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी अप टू 0। और यहाँ हम देख सकते हैं कि नेटवर्क 3 पे हमने लिखा है कि अगर M1924 इज नॉट अवेलेबल, और M1924 इनिशियलाइजेशन में सिर्फ एक दफ़ा अपेयर होगी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्कैन साइकिल्स ये बिट अवेलेबल नहीं होगी, लिहाजा ये बिट 0 होगी। और इससे हमने लिंक किया है मूव की इंस्ट्रक्शन को, यानी जो D0 की वैल्यू है उसको D4076 पे मूव करवा दें जो कि एनालॉग आउटपुट है। और यहाँ नेटवर्क 4 पे हमने लिखा है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 16,380 है जो कि 10 वोल्ट को करस्पॉन्ड करती है और हमारी इंटरप्ट आफ्टर एवरी 1 मिलीसेकंड आ रही है, लिहाजा हम 16 सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर सकेंगे। और अब हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। ओके, PLC ऑनलाइन एंड ओके। PLC रन PLC ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं कि रजिस्टर D4076 की वैल्यू 0 है जो कि एनालॉग आउटपुट रजिस्टर है। और हम प्रेस करेंगे स्विच 1 को। यहाँ हम देख सकते हैं कि डीसी मोटर की स्पीड बढ़ रही है और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इसी तरह से अब हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे। अब हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनेबल हो गई। अब हम स्पीड को दोबारा इंक्रीज करेंगे। हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे। अब हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। अगेन चेक करेंगे स्पीड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से आरसी सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से स्टेपर मोटर को कंट्रोल करेंगे। और अब हम स्टॉप करेंगे पीएलसी को ऑफलाइन। अब हम सेव करेंगे प्रोग्राम को, सेव, और यहां हम इसे नाम असाइन करेंगे डीसी मोटर एंड आरसी मोटर कंट्रोल।
ओके सेव। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेपर मोटर कनेक्टेड है स्ट्रेनर पर, और ये स्टेपर मोटर जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया ये 0.9 डिग्री पर स्टेप की मोटर है, यानी अगर हम इसे एक स्टेप मूव करेंगे तो जो रेडियल डिस्टेंस ये कवर करेगी वो है 0.9 डिग्री। तो इस तरह से इसे 360 डिग्री रोटेट करने के लिए 400 पल्स रिक्वायर्ड है, यानी अगर हम 360 डिग्रीज को डिवाइड करें 0.9 से तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा 400। यानी अगर इस मोटर पे हम फुल स्टेप मोड में 400 पल्सेस अप्लाई करें तो ये मोटर कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करेगी। तो हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस मोटर को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर L298 एक ब्रिज इंस्टॉल्ड है, और इस एज ब्रिज को ड्राइव करने के लिए जो पल्सेस हमें रिक्वायर्ड है वो हम जनरेट करेंगे इस PLC से। तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे स्टेपर मोटर ड्राइवर IC के मॉडल को, जो कि L297 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 0.9 डिग्री पर स्टेप की एक बाईफेज मोटर है, और इसको हम रन करेंगे PLC से सीक्वेंस जनरेट करके। पहले हम ये देखते हैं कि स्टेपर मोटर को ड्राइव करने के लिए किस तरह की पल्सेस रिक्वायर्ड होंगी। अगर हम स्टडी करें L297 की डाटा शीट को तो उसमें हमें 3 डिफरेंट मोड नजर आएंगे जो कि L297 जनरेट कर सकती है, जिसमें वेव ड्राइव मोड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेव ड्राइव मोड में पल्सेस की सीक्वेंस दी गई है। पहले हम इन पल्सेस के लिहाज से अपने ट्रेनर को कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेव ड्राइव मोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ ट्रेनर पे जो मोटर इंस्टॉल्ड है उसमें 2 कॉइल्स हैं जिसके 4 एंड्स हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव 4 एंड्स हैं और 2 कॉइल्स हैं। और यहाँ पे हम ट्रेनर पे कनेक्ट करेंगे A पॉजिटिव को Y0 से, A नेगेटिव को Y1 से, B पॉजिटिव को Y2 से, B नेगेटिव को Y3 से, और इनेबिट 1 और इनेबिट 2 को हम कनेक्ट करेंगे Y4 और Y5 से। तो सबसे पहले हम अपने ट्रेनर को अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे स्टेपर मोटर ड्राइव का। इसके लिए हम इंडिकेटर बॉक्स को ऑफ करेंगे और 12 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिए 12 वोल्ट्स एंड ग्राउंड। अब हम ये सारे कनेक्शंस रिमूव कर देंगे। अब हम कनेक्ट करेंगे एज ब्रिज ड्राइवर की इनपुट A, B, C और D को Y0, Y1, Y2 और Y3 से। इसी तरह से कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 इनपुट्स को हम कनेक्ट करेंगे Y4 और Y5 से, और हम कनेक्ट करेंगे एज ब्रिज की आउटपुट W, X, Y और Z को A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव से। तो सबसे पहले हम अपने सर्किट की वायरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट A को Y0 से। अब हम कनेक्ट करेंगे B को Y1 से। स्टेपर मोटर और DC मोटर को ड्राइव करते हुए ये ख्याल रहे कि हमारे PLC के तमाम कॉमन पॉइंट्स 5 वोल्ट पे कनेक्टेड हों, अदरवाइज ये एज ब्रिज डैमेज हो सकता है। अब हम कनेक्ट करेंगे C को Y2 से, कनेक्ट करेंगे D को Y3 से, और कनेक्ट करेंगे कंट्रोल 1 को Y4 से, और कनेक्ट करेंगे कंट्रोल 2 को Y5 से, और अब हम कनेक्ट करेंगे W को A पॉजिटिव से, कनेक्ट करेंगे X को जो कि आउटपुट है एज ब्रिज की A नेगेटिव से, कनेक्ट करेंगे Y को B पॉजिटिव से, और कनेक्ट करेंगे एज ब्रिज की आउटपुट Z को B नेगेटिव से। तो यहाँ हमने स्ट्रेनर की तमाम इनपुट आउटपुट्स को स्टेपर मोटर एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया है, लिहाजा हम अभी देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं और स्टेपर मोटर को कैसे रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखेंगे वेव ड्राइव का, जो कि L298 का एक फीचर है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वेव ड्राइव के लिए हमें 4 सीक्वेंस रिक्वायर्ड हैं, सीक्वेंस 0, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2 एंड सीक्वेंस 3। ये फुल स्टेप मोड है, यानी 0.9 डिग्री पर स्टेप का। इसका मतलब ये है कि टोटल 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इस मोटर को 400 पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस 0 में Y0 0 है, Y1 0 है, Y2 0 है, Y3 1 है, Y4 0 है और Y5 1 है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने इन्हीं सीक्वेंस के लिहाज से इस टेबल को तरतीब दिया है, यानी Y0 0 है, Y1 0 है, Y2 0 है, Y3 1 है, Y4 0 है और Y5 1 है। इसी तरह से सेकंड सीक्वेंस में Y0 1 है, Y1 0 है, Y2 0 है, Y3 0 है, Y4 1 है और Y5 0 है। लिहाजा सेकंड सीक्वेंस में हमने लिखा कि Y0 1 है,
y1 0 है, y2 0 है, y3 0 है, y4 1 है और y5 0 है। तो इसी तरह से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया है 4 स्टेप में और उसके बाद ये स्टेप रिपीट होंगे। अगर हम पहला बाइनरी नंबर देखें तो जिसका इक्विवेलेंट नंबर बनता है वो है 40, सेकंड सीक्वेंस का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है 17, थर्ड सीक्वेंस का 36 एंड फोर्थ सीक्वेंस का 18। तो हम देखते हैं कि इन सीक्वेंस की मदद से हम स्टेपर मोटर ड्राइवर का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट और इसका नाम रखते हैं स्टेपर वेब ड्राइव। एडिट, पीएलसी हमारी कॉन्फ़िगर है, ओके, कैलेंडर ओके। सबसे पहले हम यूज करेंगे इनिशियलाइजेशन बिट जो कि M1924 है और प्रेस करेंगे A और यहां लिखेंगे M1924 और इसे हम नेम असाइन करेंगे INI बिट, ओके। और रिसेट करेंगे हम रजिस्टर डी नॉट को। लिहाजा यहां पे हम सेट करेंगे फंक्शन मूव जीरो टू डी नॉट, ओके। और अब हम रिसेट करेंगे सेकंड रजिस्टर को जो कि D1 है। लिहाजा यहां से एक ब्रांच ड्रॉ करेंगे V से और यहां इंसर्ट करेंगे फंक्शन मूव का 0 टू D1, ओके। और अब हम मूव करेंगे Y पोर्ट पर 0, लिहाजा एक और ब्रांच ड्रॉ करेंगे और यहां यूज करेंगे फंक्शन मूव का 0 टू WY0 जो कि आउटपुट पोर्ट है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 0 से लेके सीक्वेंस C तक। और इन सीक्वेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 2 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी 00, 01, 10 एंड 11। इस तरह से हम 4 सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रीसेट करेंगे स्टार्ट स्टॉप फ्लैग को जो कि M0 है और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रीसेट कॉइल M0 स्टार्ट स्टॉप फ्लैग, ओके। अब यहाँ पर X0 से हम सेट करेंगे M0 को और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A ऑन राइजिंग एज X0 और यहाँ पर हम इसे कमेंट्स असाइन करेंगे स्टार्ट स्विच, यानी जब भी हम स्टार्ट स्विच प्रेस करेंगे M0 सेट हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एक सेट कॉइल E से और यहाँ लिखेंगे M0 और यहाँ पर हम यूज करेंगे एक इंटरनल क्लॉक बिट। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि M1920 10 मिली सेकेंड की इंटरनल क्लॉक बिट है और इस बिट को हम यूज करेंगे जो कि M1920 है। और यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1920 और इसे हम यहाँ लिखेंगे 10 मिली सेकेंड क्लॉक बिट। और अब हम सिलेक्ट करेंगे इसकी राइजिंग एज, यानी जब भी M920 की राइजिंग एज अपीयर हो और M0 सेट हो तो यहां पर एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A M0। तो यहां हम इंक्रीमेंट करेंगे D0 को और यहां पे एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे F INC और यहाँ हम लिखेंगे D0, ओके। और यहाँ मूव करेंगे D0 की वैल्यू को D1 में, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ब्रांच और यहाँ फंक्शन इंसर्ट करेंगे मूव का D0 टू D1, ओके। क्योंकि हमें 4 सीक्वेंस इंप्लीमेंट करने के लिए D1 के सिर्फ 2 बिट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि 0 और 1 है। लिहाजा हम इसको एंड करेंगे 3 से ताकि रेस्ट ऑफ द बिट्स को हम मास्क कर दें। लिहाजा यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे एंड का और यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज B M1924 और यहाँ यूज करेंगे फंक्शन एंड का, प्रेस करेंगे F और यहाँ लिखेंगे एंड D1 को एंड विथ 3 and move in D1
ओके, अब हम ये देखेंगे अगर D1 0 है तो हम मूव करवाएंगे पोर्ट पे पहली सीक्वेंस। जैसा यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे इक्वल्स का, और यहाँ प्रेस करेंगे F और यहाँ फंक्शन लिखेंगे इक्वल्स, यानी अगर D1 इक्वल्स टू 0 तो हम मूव कराएंगे Y पोर्ट पे पहली सीक्वेंस, और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास पहली सीक्वेंस है 40, सेकंड सीक्वेंस है 17, थर्ड सीक्वेंस है 36 और फोर्थ सीक्वेंस है 18। और यहाँ हम यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन मूव की, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और इसे लिंक करेंगे इस एरो से, और यहाँ हम रिप्लेस करेंगे 40 ऑन WY0। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर D0 की वैल्यू 0 है तो पोर्ट पे हमने वैल्यू मूव करा है 40 जो कि पहली सीक्वेंस है। अब हम इस नेटवर्क को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ कंपेयर करेंगे D1 की वैल्यू को 1 से। अगर D1 की वैल्यू 1 है जो कि 100 मिलीसेकंड के बाद 1 होगी तो हम पोर्ट पे मूव करवाएंगे सेकंड सीक्वेंस, और सेकंड सीक्वेंस है 17। अगेन इस नेटवर्क को कॉपी करेंगे, कॉपी, यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल V। अब हम चेक करेंगे D1 की वैल्यू को 2 से। अगर D1 की वैल्यू 2 है तो पोर्ट पे मूव करवाएंगे थर्ड सीक्वेंस, और हमारी थर्ड सीक्वेंस है 36। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे लास्ट सीक्वेंस, कॉपी करेंगे इस नेटवर्क को, कंट्रोल C, पेस्ट करेंगे कंट्रोल V। अब हम चेक करेंगे इसे 3 से। अगर D1 की वैल्यू 3 है तो पोर्ट पे मूव करवाएं फोर्थ सीक्वेंस, और फोर्थ सीक्वेंस है 18। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हम D0 की वैल्यू को आफ्टर एवरी 10 मिलीसेकंड इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम में चेक करेंगे अगर D0 की वैल्यू 400 के बराबर हो गई है, जो कि 400 पल्सेस हैं, तो हम M0 को रीसेट कर देंगे ताकि हमारी मोटर स्टॉप हो जाए। लिहाजा यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे ग्रेटर देन का, प्रेस करेंगे F और फंक्शन यूज करेंगे ग्रेटर देन, दैट इज D0 if D0 will be greater than 400। ओके, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रीसेट कॉइल, दैट इज M0। ओके, और अब हम अपने प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। हमने इनिशियलाइजेशन में 0 मूव करवाया D0 पर, D1 पर और पोर्ट पर, और रीसेट कर दिया M0 को। और यहाँ हमने कंडीशन राइट की कि अगर हम X0 को प्रेस करें इसकी राइजिंग एज पे M0 सेट हो जाए। अगर M0 सेट होगा तो M1920 की हर राइजिंग एज पे D0 इंक्रीमेंट होगा, और D0 की वैल्यू को हमने मूव करवा दिया D1 में, और D1 रजिस्टर की हमने तमाम बिट्स को मास्क करवा दिया एक्सेप्ट 2 बिट्स जो कि 0 और 1 हैं, और इसके लिए हमने यूज किया एंड फंक्शन को, और D1 को एंड करवाया 3 से। और अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर D1 की वैल्यू 0 है तो पोर्ट पे मूव करवाएं सीक्वेंस 1। अगर D1 की वैल्यू होती है 1 तो पोर्ट पे हमने सेकंड सीक्वेंस मूव करवाई। इसी तरह से अगर D1 की वैल्यू है 2 तो पोर्ट पे हमने थर्ड सीक्वेंस मूव करवा दी, और D1 की वैल्यू अगर होगी 3 तो हमने पोर्ट पर फोर्थ सीक्वेंस मूव करवाई जो कि 18 है। इसी तरह से D1 कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता रहेगा और हमारी मोटर रन करती रहेगी अनटिल अनलेस कि D0 की वैल्यू 400 हो जाए। जब D0 की वैल्यू ग्रेटर देन 400 होगी तो M0 रीसेट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और डाउनलोड करके, F8। ओके, इस एरर को हम रिमूव करते हैं, कंट्रोल X, कंट्रोल V, और इस नेटवर्क को डिलीट करते हैं। और इस नेटवर्क को डिलीट करते हैं, डिलीट, यस। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और अब हम प्रेस करेंगे फर्स्ट इनपुट को जो कि X0 है, इसे प्रेस करेंगे।
हमने देखा कि हमारी मोटर ने कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट किया वेव ड्राइव मोड में और 400 पल्सेस पे स्टॉप हो गई, यानी कंप्लीट 360 डिग्री पे हमारी मोटर स्टॉप हो गई। और ये मोड है वेव ड्राइव मोड का, जो कि फुल स्टेप मोड है। और हम प्रेस करते हैं X0 को वंस अगेन। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी मोटर दोबारा रन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने D0 को रीसेट नहीं किया। तो यहाँ पहले हम इसे रीसेट करते हैं, फिर दोबारा अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे। और यहाँ से हम ब्रांच लेते हैं V से और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं रीसेट और यहाँ पे एड्रेस एंटर करते हैं D0। अब यहाँ पर हमने D0 को रीसेट कर दिया। इस प्रोग्राम को दोबारा डाउनलोड करते हैं। PLC को रन करते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं D0 की वैल्यू 0 है और हम प्रेस करते हैं इनपुट S0 को और हमारी मोटर ने कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट किया। अब हम दोबारा प्रेस करते हैं X0 को। तो यहाँ हमने देखा कि हम किस तरह से PLC लॉजिक में वेव ड्राइव को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम PLC के मजीद 2 मोड्स, जो कि नॉर्मल मोड और हाफ स्टेप मोड है, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।